हाय। आप अपनी आंसर लिखने की हेजिटेशन को दूर करते हुए इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। आज का क्वेश्चन है सोशल डिके, डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर एंड लॉन्ग स्पेल्स ऑफ केओस एंड डिसऑर्डर्स आर सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर इन इंडिया। डेलिब्रेट। इसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब इस पॉइंट पे एक बात समझनी है कि सबका अपना तरीका होता है करने का, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच लेकर चलेंगे जो सभी के लिए सुइटेबल हो। तो बेसिक अप्रोच सबसे पहले यही कहती है कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट को पहचानें। कंटेक्स्ट मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। कंटेक्स्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ब्रॉड एरिया आता है, जिस एरिया से वह क्वेश्चन को निकाला गया है, फ्रेम किया गया है। दूसरा जो चीज़ आती है वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड डायरेक्शन देता है कि उस एरिया में से भी किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें आंसर पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं, ब्रॉड एरिया निकालते हैं जिसके अंदर से यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। वैसे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं, लेकिन इनसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे सोशल डिके, डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर एंड लॉन्ग स्पेल्स ऑफ केओस। मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, उसी के अपने आप में कारण दिए हुए हैं। को और सिंपल वे में बोले हैं तो ये कह सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर के कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल और डिक्लाइन हुआ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि सोशल डिके, डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर एंड लॉन्ग स्पेल ऑफ केओस एंड डिसऑर्डर्स, इन्हीं के अराउंड हमें डिस्कशन करना होगा आंसर के अंदर। अब कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना कि उसको बताना कि वो किस एक्सटेंड तक सही है, किस एक्सटेंड तक वह सच है। रीडर को मनाते वक्त तो उसके अंदर हम रेलेवेंट रिसर्च और सोर्सेज और फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ग्रेविटी आए। लेकिन अगर हम किसी आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं भी होते हैं तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ही देंगे। यहाँ पे आंसर को बैलेंस्ड करने के लिए दोनों व्यूज़ देंगे, लेकिन यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट का जो रेशियो होगा वो थोड़ा कम होगा। अब हमने कंटेक्स्ट देख लिया, अंडरस्टैंडिंग देख ली कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है थ्रू दी हेल्प ऑफ द कीवर्ड। बात करेंगे कंटेंट की। कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने कंटेंट सही नहीं लिखा है तो स्ट्रक्चर भले ही कितने ही अच्छे तरीके से सजाया हो, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम सोचेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं। प्रेफरेबली हम थोड़ा सा रफ पेपर पे लिखेंगे, थोड़े से पॉइंट्स हम जॉट डाउन करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे जो भी हमने अपनी बुक्स के अंदर से पढ़ा है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी मैगजीन के अंदर इस तरीके की नॉलेज आई हो। और अगर इस पॉइंट पर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर पे इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आंसर राइटिंग हमारी अच्छी होती जाती है, हमारी नॉलेज भी उतनी अच्छे से कंसोलिडेट होने लग जाती है, तो हमें बार बार बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इजीली 4-5 पॉइंट्स तो हर टॉपिक के बारे में लिख ही लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुगल एम्पायर से डील कर रहा है क्वेश्चन, तो हम मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर के आने से हुई थी 1526 के अंदर, और ख़त्म 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद हुई थी। और इसी बीच बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स रहे थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का पतन हुआ। लास्टली हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इनका पतन, इनके जो फैक्टर्स रहे थे, इनकी वजह से फिर नई किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था। तो अभी हमने देख लिया कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्वेश्चन को समझ लिया, और फिर उसके बाद हमने कंटेंट को समझ लिया, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने गैदर किया। अब लास्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब जो लोग आंसर राइटिंग में एक्सपीरियंस्ड हैं वो इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर अगर कॉमन चीज़ की बात की जाए तो सभी डिसेंट और गुड आंसर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, और वह है कि हर आंसर के अंदर, हर डिसेंट आंसर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में हो जाता है। 3 से 4 लाइन मतलब जिनकी डिसेंट राइटिंग है, स्पेस ज़्यादा नहीं देते, नॉर्मल राइटिंग है,
तो उन लोगों की राइटिंग के अंदर 40 से 50 वर्ड उन 3-4 लाइनों के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग बड़ी है, स्पेशियस है, तो आप एक बार कैलकुलेट करिए कि एक सेंटेंस के अंदर आप कितने वर्ड्स लिखते हैं, फिर आप उसी हिसाब से पैराग्राफ बनाइए। ये एक बार की एक्सरसाइज होती है जिससे कि पता चल जाए कि आप कितना स्पेस लेंगे 250 वर्ड्स को लिखने के लिए। और एक बार पता चल जाएगा तो आप सभी आंसर्स के अंदर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम। इंट्रोडक्शन जैसे कि ये हिस्ट्री के टॉपिक से केटर करता है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम बता सकते हैं कि मुगल एम्पायर की शुरुआत और ख़त्म कहाँ और कैसे कब हुई थी। इसका ओवरव्यू देके फिर हम बॉडी पर आते हैं। बॉडी में हमें पता है कि मुगल एम्पायर का पतन के कौन कौन से फैक्टर्स थे वो लिखने हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो हो सकता है वॉर्स ऑफ सक्सेशन। मुगल्स ये नीति नहीं अपनाते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि जब भी कोई मुगल रूलर मरता था तो उनके बेटों में आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, और ये चीज़ औरंगजेब के जाने के बाद और ज़्यादा होने लगी। सेकेंड फैक्टर हम लिख सकते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों का सपोर्ट की इम्पोर्टेंस उसने नहीं पहचानी, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी जिसके अंदर हिंदू लोगों के लिए हॉस्टाइल था, और इसकी वजह से हुआ ये कि हिंदू लोगों का भी सपोर्ट हट गया। राजपूत के साथ रिलेशन बना के रखे जाते थे, लेकिन अब उसकी वजह से राजपूत के रिलेशन और उनका सपोर्ट भी हट गया। इसी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ हुई सिख्स, मराठास और जाट्स और राजपूत के साथ, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर के अंदर जो भी रिसोर्सेज थे वो कम होते गए। मतलब उसकी जो धन वगैरह जो जाता है, खर्च होता है लड़ाइयों में, वो कम होता गया। आगे नेक्स्ट फैक्टर हम कह सकते हैं, औरंगजेब के जाने के बाद बहुत ही वीक रूलर्स आए थे, अपने ही गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्पिरेसीज के विक्टिम रहे, और फिर उन्होंने जो भी रिवॉल्ट होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उनको सप्रेस करने के अंदर नाकामयाब रहते थे। नेक्स्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं कि एम्प्टी ट्रेजरी। इसके अंदर औरंगजेब ही नहीं, जैसे शाहजहाँ भी था, जो इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाए उसने, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगता है उसकी वजह से उसके जो ट्रेजरी है उसमें से धन कम होता गया। नेक्स्ट फैक्टर जो लिख सकते हैं वो है फॉरेन इन्वेजन। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे जो रूलर थे, उनकी वजह से और ज़्यादा एम्पायर के अंदर वीकनेस आई। नेक्स्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं कि जो एम्पायर थी, एम्पायर इतनी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से एक रूलर वहाँ सेंटर में बैठ के उसको रूल नहीं कर सकता था। ग्रेट मुगल्स जो रहे हैं उन्होंने तो यह करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद जो आए थे वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो दूर दूर के जो प्रोविंसेस थे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, वो इंडिपेंडेंट होने की साजिश करने लगे, और बाद में ये चीज़ मुगल एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दी। और हमें ये पता है कि 18th सेंचुरी के बाद तो इस तरीके के इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमारे सामने आते हैं। एग्जाम्पल हैदराबाद, जो कि कमारुद्दीन सिद्दीकी ने फाउंड किया था। उसके बाद बंगाल के जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया, लेकिन इससे पहले वो औरंगजेब के अंडर दीवान थे बंगाल के। और लास्टली अवध के सादत खान बुरहान उल मुल्क, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया। आगे फैक्टर्स की बात करें तो लैंड रिलेशंस के बारे में भी हम देख सकते हैं। शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम पे इस तरीके की लैंड पॉलिसी थी, जैसे कि जागीर्स और पाईबाकी, जिनकी वजह से कांस्टेंट क्लैश बना रहता था नोबल्स और जमींदार के बीच। लास्टली बात करते हैं मराठास की। मराठास का जो उदय हुआ, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अंदर पूरा अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली। कंसोलिडेट मतलब मजबूती कर ली वहाँ पे, और वो खुद एक महाराष्ट्र एम्पायर बनाने के जैसे प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये सब हमारा बॉडी के अंदर आ जाएगा। इनको पॉइंट वाइज अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन चाहता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, इसलिए फिर मार्क्स काटने की कोई ज़्यादा खास वजह मिलती नहीं है। लास्टली बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन भी हमारे भी इंट्रोडक्शन की तरह 3-4 लाइनों में कंप्लीट होना चाहिए। ये जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसमें कोई वे फॉरवर्ड तो देंगे नहीं, और ना ही कोई सॉल्यूशन देंगे, तो इसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, तो भी हमने लिखा है उसी को ही कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे कि द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर वाज ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। बस इसी के ऊपर 1-2 लाइन और, जिसकी वजह से
मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। अब इस आंसर के साथ अगर कोई क्रिएटिव होना चाहता है तो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बना सकता है, फैक्टर्स को फिगर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है और इसी तरीके की तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फोकस हमारा यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को अच्छे से समझें, जिससे कि हम कंटेंट को सोच सकें कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें आंसर में देनी है, और फिर स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि आपने सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी है, और उसकी अटेंशन पाने के लिए आप अंडरलाइन कर देंगे जो जो कीवर्ड्स हैं। ये आंसर 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है तो नॉर्मली ये 2.5 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे कम किया तो ये इंप्रेशन जाएगा कि आपने कम लिखा है, कंटेंट पूरा नहीं है। पर इसका भी ध्यान रखें, आप अपनी राइटिंग के हिसाब से लिखें। वैसे अब एग्ज़ाम में जो आंसर शीट होती है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, 250 वर्ड्स के लिए 3 पेजेस अप्रॉक्स दिए जाते हैं, तो आपको आपकी राइटिंग के अंदर भी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस लाने होंगे। शुरुआती दौर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए ये सब ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, ऐसा करना बहुत बड़े बड़े टास्क लग रहा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ऐसा शुरुआत में ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी मसल मेमोरी बनती जाएगी और ये सब आदत में आ जाएगा। आपको कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे यह कहना है, डेली आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ डेली करिए। एटलीस्ट एक आंसर डेली लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।